हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है एम्प्लॉयमेंट डिजास्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम पिछले 2.5 सालों की बात करेंगे तो हिमाचल में सिर्फ हमें नेचुरल डिजास्टर ही देखने को नहीं मिला, इसके साथ साथ हमें हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट डिजास्टर भी देखने को मिला है, जिसमें कि अगर अभी की कंडीशन की बात करें तो जो क्लास 3 की भर्तियां लगातार आपको हिमाचल में देखने को मिलती थी, उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है। स्टार्टिंग में ही आपको मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना, ताकि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों तक आगे पहुँचे और उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल पाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से खबरें लगती हैं उसमें बताया जाता है कि इतनी भर्ती होने वाली है, इतने पद भरे जाएंगे। तो जो लोग इस सेक्टर से नहीं जुड़े हैं तो उनको लगता है कि शायद इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो यहाँ पे नहीं है। और जो लोग उस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको पता नहीं होता है कि इंटरनली क्या पॉलिटिक्स यहाँ पे चली है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम 2022 से ही बात करेंगे, जहाँ पे इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में होते हैं, सरकार बदलती है और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, उसमें भर्तियों के रिगार्डिंग में बात करूंगा तो डिसीज़न लिया जाता है कि पीएससी शिमला हो गया और एचपीएसएससी हमीरपुर के दायरे के बाहर जो भर्तियां सबसे पहले उनको रोका जाए। और ये नोटिफिकेशन होती है, जहाँ पे भर्तियां थी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाती है कि फ़िलहाल आप चाहे रिज़ल्ट पेंडिंग है, चाहे आपने एडवर्टाइजमेंट करिए, उनको होल्ड करिए। जिसके बाद क्या होता है कि आज तक जो है वो एचआरटीसी ड्राइवर की भर्ती दोबारा शुरू नहीं हो पाई। एसपीयू जेओआईटी का रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनकी ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी, जैसे कि एचपीएसएससी हमीरपुर ने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी थी। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां थी जो कैबिनेट से जिनको अप्रूवल मिल चुका था और उसमें कुछ पॉलिसी के तहत वो रिक्रूटमेंट को अप्रूवल मिला था। लेकिन वर्तमान सरकार ने आके क्या किया कि उन चीज़ों को भी बदला। और उस टाइम पे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट निकालने थे नर्सिस के और फीमेल हेल्थ वर्कर के, तो वो रिज़ल्ट आपको आज तक देखने को नहीं मिले। उसके माइनिंग गार्ड भर्ती को उस टाइम पे कैंसिल किया गया, दोबारा विज्ञापित किया गया। आशा वर्कर भर्ती में रिज़ल्ट में आप जानते हैं कि क्या चीज़ें इन्होंने करी। तो ये बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ अगर मैं बात करने लगूँ तो कम से कम 2-3 घंटे इसमें निकल जाएंगे। फिर आगे क्या होता है कि 2023 को याद किया जाएगा, जिसमें कि टाइम पास कैसे करते हैं। तो आपको वर्तमान सरकार के 2023 में जो अलग अलग जो नेता थे उनकी तरफ से जो बयान दिए गए, जिस तरह से टाइम पास किया गया, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि कभी आपको लाइफ में टाइम पास करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। 60 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 90 दिनों में भर्तियां शुरू होंगी। तो 2023 में सिर्फ एक काम हो पाता है, वो था राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन, और जो आयोग आज तक शुरू नहीं हो पाया। मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि लगातार मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूँ कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन किया गया ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो कोर्ट में ना जाए और कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार ना लगे और वहाँ पे सरकार से ये सवाल ना पूछा जाए कि आपने एचपीएसएससी हमीरपुर को तो बंद कर दिया, लेकिन आपने नए आयोग का गठन क्यों नहीं किया। तो वही चीज़ है, उसके ऊपर मैं आपको लगातार राज्य चयन आयोग की अपडेट देता रहता हूँ, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। 2023 पूरा ऐसे निकाल दिया, कभी मैंडेट पीएससी शिमला के पास दे रहे हैं, कभी भर्तियों में ये होगा कभी वो होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। फिर आ जाते हैं 2024 में। 2024 को याद किया जाएगा आउटसोर्स भर्तियों के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम भर्तियों को आउटसोर्स किया गया, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम वर्कर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली, पैरा वर्कर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली, उसके अलावा कुछ पेंडिंग रिजल्ट आपको देखने को मिले, कुछ एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिले। तो मेन चीज़ थी कि नेशनल हेल्थ मिशन में आपको आउटसोर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिली, वोकेशनल ट्रेनर की रिक्रूटमेंट को वहाँ से स्टार्ट किया गया। लेकिन 2024 में भी जो 2023 में आयोग का गठन हुआ था उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक विज्ञापन हमें देखने को मिला ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती का, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है कि वो रिक्रूटमेंट अब होगी भी। वो वैकेंसी वैसे दोबारा एडवर्टाइज होगी और डायरेक्ट उसमें रिक्रूटमेंट आगे नहीं हो सकती है। तो 2024 को भी ऐसे निकाल दिया गया। फिर हम पहुंच गए 2025 में। 25 का जुलाई आपको पता है कि ख़त्म होने जा रहा है
और यहाँ पे अभी तक हिमाचल में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो आयोग को ढंग से शुरू नहीं कर पा रही है। अभी टीजीटी की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, लेकिन जब तक आपके पास रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है आप कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे? ऑफलाइन आप करवाना नहीं चाहते हो। यहाँ पे जो आपने टेंडर निकाले उनकी लास्ट डेट आप एक्सटेंड कर रहे हो, लगातार एक्सटेंड कर रहे हो, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एजेंसी अप्लाई नहीं कर रही है। आपने क्या कंडीशंस रखी हैं, क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, उसकी फ़िलहाल तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीज़न है जो यहाँ पे लास्ट टाइम पे भी आपको जो प्रोसेस थी उसको कैंसिल करना पड़ा। मैं ये चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी मानसिकता आखिर है क्या? क्योंकि आपने सत्ता में आते ही लगातार बातें करी कि हिमाचल एक छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ज़्यादा हैं। तो वहीं से हमें समझ आना चाहिए था कि इन्होंने मकसद बना लिया है कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल में 1/3 रिक्रूटमेंट भी नहीं करेंगे। हम जो भर्तियां ज़रूरी हैं, जैसे कि पटवारी भर्ती ज़रूरी है, सेक्रेटरी भर्ती की मैं बात करना चाहता हूँ कि 3,615 आपकी पंचायतें हैं, तो उसमें से 1,000 पंचायतें ऐसी है जहाँ पे सेक्रेटरी नहीं है, तो वो कैसे काम कर रही हैं वहाँ पे पंचायतें? वो एडिशनल चार्ज से आपने काम चलाया हुआ है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट आप हम उस फेज़ में पहुंच चुके हैं जहां पे आप डायरेक्ट बात करिए। आप खबरें लगती हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आप अपनी सैलरियाँ बढ़ाते हैं, अपने भत्ते बढ़ाते हैं। अभी आपने देखा कि जो बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं उनकी सैलरी और जो उनके भत्ते होते हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। तो फिर यहाँ पे क्यों फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो है वो उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं? तो ये सिर्फ मैं लगातार जो मेरे से बात करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और वो मुझे बताते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ये सब चीज़ें हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये सिर्फ खबरें आप तक पहुँचाई जाती हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें डाली जाएं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमसे उम्मीद ना रखी जाए। अब ये चीज़ सरकार ने ओपीएस के दौरान भी सोचनी थी। उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति थी उसको स्टडी क्यों नहीं किया गया? अब फ्यूचर के हिसाब से आप जानते हैं कि ओपीएस एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, लेकिन उसको तो आपने लिया, तो आप एम्प्लॉयमेंट को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना तो सरकार का काम है। आपने ऐसा क्लास 3 की भर्तियों को ख़त्म किया। आप मतलब मैं सीधा तौर पे कहना चाहता हूँ कि सरकार हमेशा पावर अपने हाथ में रखना चाहती है। आप जानते हैं क्लास 1-2 की भर्ती में इंटरव्यू आपको देखने को मिलता है। क्लास 3 एक ऐसी भर्ती थी जिसमें जब से इंटरव्यू बंद हुआ था उसके बाद से ऐसा था कि आप मेरिट में आइए और आपको जॉब मिलेगी, इसलिए मैक्सिमम लोग क्लास 3 की भर्ती को टारगेट करते थे। लेकिन वहाँ पे सरकारों ने क्या सोचा कि हम यहाँ पे कैसे पावर को अपने हाथ में ले सकते हैं, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को। आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो रही है, ऑलमोस्ट क्लास 3 की हर भर्ती में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट का अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे क्या होता है कि कभी भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन जो है वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। टाइमली वो रिक्वेजिशन नहीं भेजते हैं, टाइमली वो प्रपोजल नहीं भेजते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब वहाँ पे उस पोस्ट की रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो प्रेशर उनके ऊपर आएगा। तो वो तो टाइमली चीज़ों को चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होता है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जब भी नौकरियों के रिगार्डिंग प्रपोजल जाते हैं, वैकेंसी के रिगार्डिंग, बहुत सारे मैं आरटीआई के माध्यम से आपको बताता हूँ, तो सरकार का पहला जो रिप्लाई होता है डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को कि आप यहाँ पे जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट का अल्टरनेटिव देखिए। अगर उसमें डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन एग्री नहीं होते हैं तो उनको बोला जाता है कि वैकेंसी कम करिए, और उतनी वैकेंसी कभी भी अप्रूव नहीं हो पाती है। अब एक चीज़ है कि इन्होंने अपने माइंडसेट में रखा कि हम क्या करेंगे कि कैबिनेट से वैकेंसी को अप्रूव करते जाएंगे, खबरें लगाते जाएंगे, टाइम पास करते जाएंगे, लेकिन एक पीक होती है हर एक चीज़ की, और इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को पता चल चुका है कि ये सरकार किस तरह से चीज़ों को डील कर रही है, कैसे ये चीज़ों को घुमा रही है, कैसे ये टाइम पास कर रही है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या होता है कि हम जो इंसान है हमारी एक मानसिकता बन चुकी है, और क्या होता है कि रूलिंग जो पार्टी होती है किसी भी स्टेट में, कंट्री में, तो अगर उसके खिलाफ कुछ चीज़ें बोली जाती हैं तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं
वो समझते हैं कि ये पक्का दूसरी पार्टी का होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सोच से बाहर निकलिए और अपनी स्टेट के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए कि वहाँ पे लोगों को क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। अब एक बात मेरी समझिए कि कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है आप लाखों में नौकरियां निकालिए। जिस तरह से 3 से 4 हज़ार वैकेंसी हर साल एडवर्टाइज होती थी वैसे निकालिए। क्लास 3 की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। और सरकार अगर बात करना चाहती है, जैसे यहाँ पे हिमाचल में यूथ कमीशन नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी बात चलिए कि ऐसा कमीशन होना चाहिए। तो अगर सरकार बात करना चाहती है तो हिमाचल का युवा वर्ग बताने को राजी है कि कौन कौन सी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ पे 1 बाई 1 पूरी काउंट करवा सकता हूँ। मेरे को उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है कि हर एक हिमाचल प्रदेश में किस नौकरी का इंतजार हो रहा है, कौन सी वैकेंसी आपने अप्रूव करके रखी है, हर एक चीज़ नोट डाउन है, आपको भी वो जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप वैकेंसीज को नहीं भरना चाहते हैं। तो फिर आप बताइए कि क्या आप जॉब ट्रेनी जो है वो पॉलिसी लेके आ जाते हो, जहाँ पे आपसे रेगुलर नौकरी के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, वहाँ पर रेगुलर करने के लिए आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे जिसका कोई अता पता नहीं है। आपके कार्यकाल में अब नई भर्ती कुछ निकलती है, उसमें ये कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम 2 साल, वो रेगुलर कभी भी नहीं होंगे आपके कार्यकाल में। जो भी रिक्रूटमेंट होंगी, जो भर्तियां भी आज के बाद मैं बोल रहा हूँ, जो भी भर्तियां एडवर्टाइज होंगी वो आपके कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रेगुलर नहीं होंगे। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनी पॉलिसी में ये चीज़ आप देख लेना कि बात करी गई है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपके 2 साल होंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि नॉर्मली 3 साल तो आपको लग जाएंगे। अब ये चीज़ भी क्लियर नहीं करी गई है कि वो एग्ज़ाम कितनी बार होगा 1 साल में, कंडक्ट कौन करवाएगा, सिलेबस क्या होगा, क्या नेचर उसका होगा, कौन ये चीज़ें बनाए। आपने एक पूरा साल 2023 के पॉइंट में एक चीज़ मिस हो गई। आपने पूरा 2023 निकाल दिया दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के लिए, पूरा 2023 उसी में निकल गया। और बाद में आपने एक आयोग बनाया जिसके जब बिजनेस रूल्स आते हैं तो वो सारे कॉपी थे HPSSC हमीरपुर के। डायरेक्ट मैं ये चीज़ें बोलता हूँ, आप भी ध्यान से देख लेना। पूरी चीज़ें वहाँ पे क्लियर अप ही नहीं है कि क्या चीज़ें वहाँ पे होने वाली थी। आपकी जो भी भर्तियों के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आती हैं, आपके रिजल्ट आते हैं, कितनी बार तो रिजल्ट बदल चुके हैं, उसमें खामियां होती हैं। कौन लोग हैं ये सिस्टम में जो ये चीज़ें करते हैं। कल भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया कि कौन है वो लोग, कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो एडवाइज़र हैं जो इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं। क्या वो हिमाचल प्रदेश की स्थिति नहीं जानते हैं कि क्या पिछले 2.5 सालों में यहाँ पे हिमाचल में हो रहा है, कितनी नौकरियां जो सरकार आपको ये पॉलिसी बनाने का काम दे रही है। उनसे आपने ये प्रश्न नहीं पूछा क्या? आपने वो चीज़ें एडवाइस उनको क्यों दी इस तरह की कि इस तरह की यहाँ पे होनी चाहिए, जब आपको जानकारी है कि यहाँ पे बहुत कम, बिलो एवरेज आप उसको लेके चलोगे उससे भी कम भर्तियाँ निकलती हैं। आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगी क्योंकि जो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि जो उस पोस्ट की प्रमोशनल कोटा से वैकेंसी है उसको फिलअप कर देते हैं, वहाँ से आप एडिशनल चार्ज से काम चला लेते हैं। तो ये चीज़ें समझनी होगी सरकार को। आप अपने कार्यकाल का 50% से ज़्यादा का टाइम अब निकाल चुके हो। अब तो इंसान क्या होता है कि जब उसकी आधी उम्र निकल जाती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसने करा क्या है, क्या उसको एक्सपीरियंस है, क्या उसने उसको उस कुर्सी पे बिठाया गया था या उसको ये ज़िंदगी दी गई थी तो उसने अपनी इस ज़िंदगी में क्या किया। तो ये चीज़ सरकार को समझनी होगी। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।